आप पहले से ही शादीशुदा हैं। आप फिर से शादी कराने यहाँ क्यों आए हैं? क्या तुम्हें ये एहसास नहीं है कि दूसरे होना अपराध है? पलक सिंह चौंक कर अभी अभी छपा हुआ विवाह लेकर न्यायालय से बाहर निकली। जो आदमी उसके साथ शादी कराने आया था, उसने उस खूबसूरत महिला को देखा और दुखी होकर कहा, मिस सिंह, आप तो पहले से ही शादीशुदा हैं। आपने मुझे एक दिखावटी शादी के लिए क्यों रखा? ये कहकर कि जमा राशि वापस नहीं की जाएगी, वह जल्दी से वहां से चला गया। पलक ने अपने होंठ काटे, वह अभी भी सदमे से उबर रही थी। उसका तो कभी कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं रहा, तो फिर उसकी शादी कैसे हो सकती है? उसने अपना सिर नीचे झुकाकर अपने हाथ में रखे प्रिंटआउट को देखा। सर्टिफिकेट फोटो में लड़की थोड़ी विवश दिख रही थी और उसकी मुस्कान लाजवाब थी। उसकी आंख के कोने पर तिल ने साबित कर दिया कि वह वास्तव में वही थी। जहां तक उस आदमी की बात है, उसके चेहरे पर भारीपन था और उसकी नाक उभरी हुई थी। उसके पतले होंठ एक हल्की मुस्कान में बदल गए थे और वह कैमरे के लेंस में इस तरह घूर रहा था मानो वे कागज को भेद रहे हों। उनका रहस्य और प्रभावशाली उपस्थिति यहां तक कि श्वेत श्याम फोटो में भी नहीं छिप सकती थी। फिर उसने उसका नाम देखा, आरव मित्तल। उसे पूरा यकीन था कि वह इस आदमी से कभी नहीं मिली थी। आखिर ये क्या हो रहा था? पलक ने अपना फ़ोन निकाला, सर्टिफिकेट की तस्वीर खींची, व्हाट्सएप खोला और उसे काले अवतार वाले संपर्क को भेज दिया। मुझे ये पता लगाने में मदद करे कि ये कौन है। उसे तुरंत जवाब मिला, समझ गया। तभी पलक ने कुछ पल के लिए अपनी उलझन को दूर किया। वह अपनी पुरानी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर चढ़ी और धीरे धीरे एक आलीशान विला इलाके में पहुंची और सिंह परिवार के पास वापस आ गई। आज उसकी बड़ी बहन मीरा सिंह का बड़ा दिन था। उसका भावी पति सगाई के लिए आ रहा था। घर को शानदार ढंग से सजाया गया था और नौकर चाकर व्यवस्थित ढंग से काम कर रहे थे। इस अवसर के लिए कुछ अस्थायी कर्मचारी भी रखे गए थे। पलक ने अपना स्कूटर एक कोने में खड़ा किया और वहां से गुजर रहे अस्थायी कर्मचारियों और नौकरों की बातचीत सुनी। वह कौन है? वह बहुत सुंदर है। चुप रहो, वह नाजायज बेटी है जिसे बॉस स्वीकार नहीं करता। उसकी मां मालकिन थी। जब श्रीमती सिंह को बच्चा होने वाला था तो वह गर्भवती हो गई, अधिकारों की मांग करने लगी और उन दोनों का एक ही दिन प्रसव हुआ। उस बूढ़ी औरत में हिम्मत है। उसने हर तरह के बहाने बनाए और घर से बाहर नहीं निकली। कम से कम मिस पलक को अपनी जगह तो पता है। वह जूनियर हाई स्कूल में ही बाहर चली गई थी और कई सालों से वापस नहीं आई है। मुझे आश्चर्य है कि आज उसे यहाँ क्या लेकर आया है। पलक ने अपनी नज़रें नीचे झुकाए रखीं, ऐसा दिखावा करते हुए कि वह उनकी बातें सुन नहीं रही है, और लिविंग रूम में चली गई। उसकी माँ सुनीता हिल दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। इतनी उम्र में भी सुंदर दिखने वाली महिला ने घर में घुसते ही उसे उत्सुकता से ऊपर खींच लिया। अपनी बहन से मिलने मेरे साथ चलो। वैसे क्या तुम्हें शादी का मिल गया? पलक की आवाज़ में कोई भावना नहीं थी। हाँ, तकनीकी रूप से ये सच था, भले ही दूल्हा कोई और था। यह अच्छी बात है। तुम्हें अपनी जगह याद रखनी होगी। जैक मित्तल तुम्हारी बहन का मंगेतर है। वह एक उच्च श्रेणी के कुलीन परिवार से है, ऐसी बात जो तुम्हारे जैसे नाजायज बच्चे को कभी नहीं मिल सकती। सिर्फ तुम्हारी बहन ही उसके लायक है। ये शब्द सुनकर पलक की आंखों में उपहास की झलक दिखाई दी। ओशनियन के प्रमुख मित्तल परिवार की पहली शाखा के वैध पोते जैक मित्तल ने कॉलेज में 4 साल तक उसका पीछा किया और फिर ग्रेजुएशन के दिन ही उसने मीरा को प्रपोज कर दिया। प्रस्ताव के बारे में जानने के बाद सुनीता ने पलक से तुरंत शादी के लिए किसी और को ढूंढने को कहा, जिससे उसके और जैक के बीच किसी भी तरह की संभावना खत्म हो गई। हमेशा से ऐसा ही होता आया है। जब भी उसके और मीरा के बीच हितों के टकराव की थोड़ी सी भी संभावना होती तो सुनीता उससे बिना शर्त रास्ता देने की मांग करती। चूंकि वह नाजायज बेटी थी, इसलिए उसका अस्तित्व ही पाप था। बचपन में ही उसे ये विश्वास दिला दिया गया था कि इन सभी कठिनाइयों से गुजरना एक स्वाभाविक बात है। लेकिन अब वह बेखबर नहीं थी। पलक के चेहरे पर गंभीरता थी और वह हर शब्द पर जोर दे रही थी, हमने सहमति जताई। यह आखिरी बार है। सुनीता ही अपराधी थी। वही थी जो अपने पति से मिलने के लिए दिन ब दिन सिंह परिवार से चिपकी रहती थी, और वही थी जो मीरा को खुश करना चाहती थी। पलक सुनीता की खातिर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करेगी। आज का कार्यक्रम सुनीता को उसके जन्म के लिए धन्यवाद देने के लिए था। उसके बाद वे बराबर हो गए। सुनीता ने नाराजगी से कहा, मैंने तुम्हें सुना। बातचीत के बीच में वे मीरा के कमरे में पहुंचे। वह सुंदर लड़की अपनी शानदार पोशाक में राजकुमारी की तरह लग रही थी। वह सोफे पर बैठी अपने गहने चुन रही थी और कमरा रत्नों की आकर्षक चमक से भरा हुआ था। साधारण कपड़े पहने पलक ने विपरीतता के बावजूद अपनी सीधी मुद्रा बनाए रखी। मीरा ने उसे देखते ही अभिवादन किया। पलक, तुम यहाँ क्यों आई हो? इससे पहले कि पलक जवाब दे पाती, सुनीता ने बीच में कहा, मीरा, पलक की आज शादी हो गई।
मीरा हैरान थी। इतनी जल्दी? कौन है वह आदमी? क्या वह जैक से बेहतर है? सुनीता ने मजाक करते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। पूरे ओशियन में युवा मिस्टर मित्तल से ज्यादा ऊंचे दर्जे का कोई भी व्यक्ति नहीं है। मीरा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि उसे कोई अच्छा वर मिल सकता है? जिस हारे हुए आदमी से उसने शादी की है, उसने उसके साथ यहाँ आने की हिम्मत भी नहीं की। उसे डर है कि उसकी गरीबी से त्रस्त शक्ल देखकर तुम नाराज हो जाओगी। मीरा ने थोड़ी ईर्ष्या के साथ पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? पलक बहुत सुंदर है, अन्यथा जैक 4 साल तक उसका पीछा नहीं करता। सुंदर होने का क्या फायदा? एक घिसा पिटा जूता सिर्फ फटे मोजे से मेल खाएगा। उसकी हैसियत को देखते हुए समाज के सिर्फ नीच लोग ही उससे शादी करेंगे। युवा मिस्टर मित्तल ने उसे सिर्फ एक खिलौना और एक क्षणिक मनोरंजन के रूप में देखा। सिर्फ तुम, इसला, अपनी हैसियत के साथ युवा मिस्टर मित्तल के बराबर हो सकती हो। फोटो में दिख रहा आदमी अपने रूप और उपस्थिति के कारण सुनीता के वर्णन के अनुसार एक घटिया पति और निकम्मे व्यक्ति से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। लेकिन वह इन तुच्छ टिप्पणियों का खंडन करने की जहमत नहीं उठा सकी। ठीक उसी समय मीरा ने अपने गहने चुनने का काम पूरा किया। वह अपनी ऊंची एड़ी के जूते पहनना चाहती थी, लेकिन तन कपड़े के कारण उसे झुकना मुश्किल हो रहा था। मीरा ने पलक को हल्की मुस्कान दी। तुरंत सुनीता ने पलक को धक्का दिया। बेकार लड़की, हमेशा इतनी बेखबर। तुम्हारी बहन को परेशानी हो रही है, अब जाओ और उसे जूते पहनाने में मदद करो। पलक अवाक रह गई। ये हमेशा से ऐसा ही था। क्या सुनीता अब भी यही सोचती थी कि वह वही भोली भाली अज्ञानी छोटी लड़की है जो तंग किए जाने पर भी जवाब देना नहीं जानती? उसकी आंखें ठंडी थीं और आवाज में अधीरता झलक रही थी। आप खुद उसकी मदद कर सकते हैं। पलक सिंह, ये कैसा रवैया है? क्या तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारी शादी हो गई है इसलिए तुम्हारे पंख उगाए हैं? तुम्हारा पति एक मुफ्तखोर से ज्यादा कुछ नहीं है। अंत में तुम्हें अभी भी सिंह परिवार पर निर्भर रहना होगा। सुनीता ने अपनी आवाज ऊंची की। अगर तुम अपनी बहन के साथ अभी शांति नहीं बनाओगी तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम और तुम्हारे पति उससे मदद की भीख मांगने आएंगे। इसके अलावा सिंह परिवार ने तुम्हें पाला है, इसलिए तुम्हें एक नौकर की तरह परिवार की सेवा करनी चाहिए। तभी दरवाजे पर एक लंबा चौड़ा आदमी दिखाई दिया। यह उनके पिता टेलर सिंह थे। आदमी ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, एक प्रतिष्ठित अतिथि आने वाले हैं और तुम यहाँ बहस कर रहे हो। मीरा चुप रही और मासूम बनी रही। हालांकि सुनीता ने पीड़ित की भूमिका निभाई। ये सब इस शापित लड़की की वजह से है। वह अपनी मां को सिर्फ इसलिए नीची नज़र से देख रही है क्योंकि उसने आज शादी कर ली है। टेलर ने पलक पर नज़र गड़ाई। तुम्हारी शादी हो गई, तुमने हमें किसी अच्छे व्यक्ति से मिलवाने में मदद क्यों नहीं की? शादी का प्रमाण पत्र कहाँ है, जरा दिखाओ। इस विमुख पिता की तथाकथित चिंता को देखते हुए पलक एक क्षण के लिए हिचकिचाई, फिर उसने अपने बैग से प्रिंटआउट निकाला। हालांकि अगले ही पल सुनीता ने उसे छीन लिया। मुझे देखने दो कि तुमने किस तरह के हारे हुए आदमी से शादी की है। मीरा ने उत्सुकता से पूछा, पिताजी, कौन आ रहा है जिससे आप इतने घबरा गए हैं? मेहमान के बारे में सोचते ही टेलर की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने उत्साह से कहा, यह आरव मित्तल है। पलक तुरंत अचंभित रह गई। कौन? मीरा उलझन में दिखी। आरव मित्तल कौन है? क्या वह वाकई महत्वपूर्ण है? पलक भी उत्सुक थी और उसने भी उनकी बात सुनी। ओशियन में उसके कुछ संबंध थे, लेकिन उसने कभी यह नाम नहीं सुना था। टेलर ने कहा, यह सामान्य बात है कि आप उसे नहीं जानते क्योंकि वह एक रहस्य है। मैं भी उससे कभी नहीं मिला। वह जैक मित्तल के युवा चाचा हैं। वह केवल 28 वर्ष के हैं और अब मित्तल परिवार में असली ताकतवर हैं। सुनीता ने चौंकते हुए कहा, क्या ये बात उसे जैक की तुलना में मीरा के लिए बेहतर जोड़ी नहीं बनाती? जो सत्ता में है वह प्रथम शाखा के किसी भी वैध पोते से कहीं बेहतर है। टेलर ने झल्लाकर कहा, बकवास, मिस्टर मित्तल शादीशुदा हैं। पलक ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। विवाहित? यदि वह वास्तव में विवाह में वर्णित व्यक्ति था तो ऐसा प्रतीत होता है कि आर्व को पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। सुनीता निराश दिख रही थी। उसकी पत्नी कौन है? वह तो मीरा से भी ज्यादा भाग्यशाली है। पलक ने जल्दी से टेलर की ओर देखा और उसे कहते हुए सुना, मुझे नहीं पता। ऐसा कहा जाता है कि वह और उसकी पत्नी सामाजिक जुड़ाव के शौकीन नहीं हैं। टेलर गहरी सोच में डूब गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसने आज अचानक यहाँ आने का फैसला क्यों किया। मित्तल परिवार ओशनियन का शीर्ष परिवार है और जो इसका नियंत्रण करता है उसका दर्जा बहुत प्रतिष्ठित होता है। सिंह परिवार धन के मामले में औसत से थोड़ा ऊपर है। इस विवाह को मीरा की उच्चस्तरीय शादी के रूप में देखा गया। अगर सत्ता में बैठा व्यक्ति विवाह में शामिल हो सकता है तो ये काफी प्रभावशाली था। वह सगाई के लिए व्यक्तिगत रूप से क्यों आएगा? सुनीता ने बीच में टोका।
मीरा जरूर इतनी शानदार होगी कि उसने मित्तल परिवार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। मीरा, ये हीरे का हार इतने महत्वपूर्ण मेहमानों के लिए काफी भव्य नहीं है। चलो कुछ ज्यादा शानदार ढूंढते हैं। उसने प्रिंटआउट वापस पलक के हाथ में थमा दिया और उत्सुकता से मीरा को नए आभूषण चुनने के लिए ले गई। ऐसा लग रहा था कि वह मीरा की मां श्रीमती सिंह से भी अधिक मीरा की परवाह करती थी। पलक ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। सर, मित्तल परिवार लगभग आ ही गया है। बटलर ने टेलर को याद दिलाया। नीचे जाने के लिए पलक के पास से गुजरते हुए उसने सहजता से कहा, तुम बहुत दिनों से घर नहीं आई हो। जश्न मनाने के लिए एक ड्रिंक लो और फिर जाओ। पलक ने सिर हिलाया। वह वहां रुकना चाहती थी और देखना चाहती थी कि आरव मित्तल वास्तव में कौन है। अंदर, सुनीता ने मीरा को उसके आभूषण चुनने और उन्हें पहनने में मदद की। अपने सामने खड़ी चमकदार लड़की को देखकर सुनीता अपनी खुशी और संतुष्टि को छिपा नहीं सकी। 20 साल पहले अगर जोडी साउथ उर्फ श्रीमती सिंह न होती तो उन्होंने टेलर सिंह से शादी कर ली होती। वह जोडी से घृणा करती थी, इसलिए उसने जानबूझकर हंगामा खड़ा किया और अस्पताल में अपने बच्चों को बदलने से पहले उसी दिन बच्चे को जन्म दे दिया। अब उसकी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से होने वाली थी और जोडी उसके लिए बहुत बड़ा दहेज भी तैयार करने जा रही थी। जहां तक पलक का प्रश्न है, जो एक नाजायज बेटी बन गई थी, वह दरिद्र थी और उसे एक बदमाश से शादी करनी पड़ी। अब स्थिति कितनी बदल गई है। सुनीता का मानना था कि मिसेज सिंह इसकी हकदार थीं। नीचे, पलक आलस से सीढ़ियों की छाया में खड़ी होकर प्रवेश द्वार की ओर देखती रही और मित्तल परिवार के आने का चुपचाप इंतजार करती रही। कुछ देर बाद श्रीमती सिंह एक नौकर की मदद से धीरे धीरे नीचे उतरीं। उन्होंने बैंगनी रंग की पोशाक पहनी हुई थी और वे थोड़ी दुबली पतली दिख रही थीं। उनमें विद्वानों जैसी भावना भरी हुई थी और वे अप्रतिम लग रही थीं। नौकर ने धीरे से कहा, मैडम, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आप नीचे न आएं तो बेहतर है। श्रीमती सिंह ने अपना सिर हिलाया और खांसते हुए बोली, नहीं, मैं मीरा का महत्वपूर्ण दिन नहीं छोड़ सकती। उन्होंने पलक पर ध्यान नहीं दिया और प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गए। पलक ने पीछे से श्रीमती सिंह को देखा, उसकी आंखें प्रशंसा से भरी हुई थीं। यह मजेदार था। श्रीमती सिंह, जिन्हें पलक से सबसे ज्यादा नफरत करने का अधिकार था, सिंह परिवार में मिलने वाली एकमात्र दयालु व्यक्ति थीं। सुनीता बिल्कुल भी मां की तरह व्यवहार नहीं करती थी और जब पलक छोटी थी तो अक्सर उसे खाना खिलाना भूल जाती थी। बचपन में पलक इतनी दुबली पतली और कुपोषित थी कि जैसे ही उसने चलना सीखा, उसे भोजन के लिए कूड़ेदानों में खोजबीन करनी पड़ी। एक दिन श्रीमती सिंह ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया और प्रतिदिन बगीचे में उसके लिए भोजन रखना शुरू कर दिया। उन्होंने 12 वर्षों तक ये क्रम जारी रखा। यदि श्रीमती सिंह की दयालुता न होती तो पलक शायद बहुत पहले ही भूख से मर गई होती। श्रीमती सिंह को दूर जाते देख और बीच बीच में उनकी खांसने की आवाज सुनकर पलक चिंता से भर गई। तभी प्रवेश द्वार पर हलचल मच गई। मित्तल परिवार आ गया था। टेलर और श्रीमती सिंह ने प्रवेश द्वार पर उनका स्वागत किया। लोगों के एक समूह को अंदर आने देने के लिए उन्होंने एक तरफ हटने से पहले कुछ शब्दों का आदान प्रदान किया। पलक की नज़र तुरंत आरव मित्तल पर पड़ी। उन्होंने एक अच्छी तरह से सिलवाया हुआ काला सूट पहना हुआ था और सितारों से घिरे चांद की तरह आगे की ओर चल रहे थे। उनकी विशेषताएं तस्वीरों की तुलना में अधिक स्पष्ट थीं, एक दृढ़ प्रोफाइल और मजबूत जबड़े के साथ। उसकी गहरी आंखें चिंतनशील थीं, उसके पतले होंठ कठोर दिख रहे थे और उसकी हर हरकत से परिष्कार का आभास मिलता था। शायद उसकी नज़र को भांपकर उस आदमी ने अचानक उसकी ओर देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक क्षण के लिए उनकी आंखें मिल गईं। उसकी तीखी निगाहों ने पलक के दिल की धड़कनें बढ़ा दीं। जैसे ही वह उसकी आंखों में भावों को देखने की कोशिश कर रही थी, उसने अपनी नज़रें दूसरी तरफ घुमा लीं। इससे पलक कुछ उलझन में पड़ गई। उसके व्यवहार से वह ये नहीं बता सकी कि वह उसे पहचानता है या नहीं। टेलर ने मुस्कुराते हुए पूछा, मिस्टर मित्तल, आपकी पत्नी कहाँ है? क्या वह आपके साथ नहीं आई? इस सवाल पर पलक ने महसूस किया कि आरव मित्तल ने फिर से उसकी ओर देखा। उसने सहजता से जवाब दिया, वह नहीं आ सकी। वे लिविंग रूम की ओर चलते हुए बातें करने लगे। जैक मित्तल, जो 4 साल से पलक का पीछा कर रहा था, बड़ों के पीछे पीछे चल रहा था। सूट पहने हुए, वह कॉलेज के दिनों की तुलना में ज्यादा परिपक्व और स्थिर लग रहा था। उसने पलक पर ध्यान नहीं दिया और वह बिना सोचे समझे मीरा से फुसफुसा रहा था। सभी ने आरव को मुख्य सीट पर बैठाया और विवाह की व्यवस्था पर चर्चा शुरू कर दी। तभी पलक छाया से बाहर निकली। वह चुपचाप खड़ी होकर लिविंग रूम में जीवंत दृश्य देख रही थी। अचानक सुनीता ने उसका हाथ पकड़ लिया और फुफकारते हुए बोली, पलक, तुम अभी भी यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम जैक को नहीं छोड़ सकती? मैं तुम्हें बता दूं, वह अब तुम्हारा जीजा है। पलक ने खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाया और मुस्कुराए। चिंता मत करो,
मुझे मालकिन बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। यह मिस्टर ऑलसेन ही थे जिन्होंने मुझे जश्न मनाने के लिए ड्रिंक के लिए रुकने के लिए कहा था। चूंकि वह स्थिति को समझने के लिए पर्याप्त बड़ी थी, इसलिए उसने हमेशा टेलर सिंह को मिस्टर सिंह कहकर संबोधित किया था। सुनीता ने अपने दांत पीस लिए। ये तो बस उसके बोलने का विनम्र तरीका है। तुम वाकई इसे गंभीरता से लेती हो। क्या तुम्हें अपनी जगह नहीं पता? इस तरह की सभा में मैं भी ओलसेन को शर्मिंदा नहीं कर सकती। तुम्हें तो छोड़ो, एक नाजायज बेटी को। क्या तुम मेज पर बैठने के लायक हो? बेहतर होगा कि तुम अभी चली जाओ। पलक ने सोचा, क्या वह कभी रुकती है? ये बहुत परेशान करने वाली बात है। पलक ने अधीरता से भौहें सिकोड़ी, जवाब देने के लिए तैयार थी, लेकिन अपनी आंख के कोने से उसने देखा कि आरव मित्तल खड़ा है। उसने अपने फ़ोन की ओर इशारा किया और फिर बालकनी की ओर चला गया, शायद कोई कॉल लेने के लिए। पलक की आंखें चमक उठीं। ठीक है, मैं चलती हूँ। उसने सुनीता को झटक दिया और लिविंग रूम से बाहर चली गई, लेकिन वहां से नहीं निकली। इसके बजाय वह बालकनी की ओर मुड़ गई। पहली मंजिल पर स्थित बालकनी बाहर के छोटे बगीचे से जुड़ी हुई थी। जैसे ही पलक करीब पहुंची, फोन पर बात कर रहे व्यक्ति ने जल्दी से फोन काट दिया और अपनी बर्फीली निगाहें पलक पर टिका दी। पलक रुक गई। उसकी खतरनाक निगाहों से मिलते हुए वह अचानक मुस्कुराई और संकोच से पूछा, हनी। एक कांच का दरवाजा लिविंग रूम में जीवंत ध्वनियों को अलग करता था। पलक आरव मित्तल को गौर से देख रही थी और उसकी प्रतिक्रियाओं पर गौर कर रही थी। जिस तरह से उसने उसे संबोधित किया, उसे सुनकर वह और भी ज्यादा अप्राप्य हो गया। उसकी गहरी आंखों में एक ठंडी नज़र थी, जिसमें किसी भी तरह का भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं था, और वह लिविंग रूम में वापस जाने के लिए मुड़ा। पलक तेजी से आगे बढ़ी और उसका रास्ता रोक दिया। आरव ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा, मेरे रास्ते से हट जाओ। उनकी आवाज़ गहरी और मधुर थी, तथा उनके लहजे में लालित्य का स्पर्श था, जिससे लोगों में उन्हें सुनने की और भी अधिक इच्छा उत्पन्न हुई। पलक को कुछ संदेह हुआ। तुम मुझे नहीं पहचानते? आरव ने उसकी ओर देखा, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? सिंह परिवार के घर में प्रवेश करते ही उन्हें महसूस हुआ कि कुछ अजीब सी आंखें उनका पीछा कर रही हैं। वह नज़र खुली और पारदर्शी थी, जो दूसरों की चापलूसी भरी और घिनौनी नज़रों से बिल्कुल अलग थी। यही कारण था कि आरव ने उसे कुछ और बार देखा। लड़की बहुत खूबसूरत थी। उसकी त्वचा गोरी थी, उसकी कामुक आंखें और उसकी आंख के कोने पर तिल आकर्षक थे, लेकिन इश्कबाजी नहीं। हालांकि वह कोने में आज्ञाकारी ढंग से खड़ी थी, लेकिन वह एक अस्पष्ट विद्रोही आभा बिखेर रही थी। और जब उसने देखा कि वह उसकी ओर देख रहा है, तो वह बचकर नहीं भागी। इसके बजाय उसने सीधे उसकी ओर देखा। उसने शुरू में सोचा था कि वह उन महिलाओं से अलग है जो उसके सामने खुद को फेंकती हैं, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह उनसे भी ज्यादा बोल्ड होगी। उसने उसे हनी कहकर संबोधित किया। आरव थोड़ा अधीर था और उसने जोर देकर कहा, मिस, मैं शादीशुदा हूँ। कृपया अच्छा व्यवहार करें। पलक थोड़ा स्तब्ध थी। यह आदमी स्पष्ट रूप से उसे पहचान नहीं पाया, फिर भी उसने कहा कि वह शादीशुदा है। क्या सिविल अफेयर्स ब्यूरो के पंजीकरण में कोई गलती थी? उसने पूछा, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपकी पत्नी कौन है? इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। उसका जवाब संक्षिप्त और ठंडा था। पलक ने विवाह की फोटोकॉपी निकाली और उसके सामने रख दी। मिस्टर मित्तल, यह आदमी आप ही हैं, है ना? आरव ने फोटोकॉपी देखी और पाया कि उस पर अंकित महिला का नाम पलक सिंह था। फिर से ऊपर देखते हुए उसने उसका मजाक उड़ाया। मिस सिंह, असली चीज़ महंगी नहीं होती, है ना? अगर आप इसे नकली बना रही हैं तो आपको ज़्यादा पेशेवर होना चाहिए। ऐसा कहकर आरव लिविंग रूम में वापस नहीं लौटा। इसके बजाय वह छोटे से बगीचे से होकर पार्किंग की ओर चला गया। पलक उसके पीछे दौड़ी और उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन दो काले सूट पहने अंगरक्षकों ने उसे रोक लिया। पलक अपनी जगह पर खड़ी रही और जब वह चला गया तो उसने उसे आवाज़ दी, मी मित्तल, ये दस्तावेज असली है। अगर आपको इस पर यकीन नहीं है तो आप सिविल अफेयर्स ब्यूरो से इसकी जांच कर सकते हैं। आरव रुका नहीं, वह कार में बैठ गया और सीधा चला गया। उनका निजी सहायक वहीं रुक गया और लिविंग रूम में वापस आ गया, जहां उसकी मुलाकात मीरा से हुई। मीरा ने अभी अभी पलक को आरव मित्तल से चिपके हुए देखा था, लेकिन वह समझ नहीं पाई कि वे वास्तव में क्या कह रहे थे। आरव को जाते हुए और पलक को अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सवार होकर उसके पीछे जाते हुए देखकर उसने तुरंत पूछा, मिस्टर मित्तल क्यों चले गए? क्या किसी ने उन्हें नाराज किया? निजी सहायक ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मित्तल को कुछ काम निपटाने हैं और उन्हें जल्दी जाना है। क्या आप कृपया घर के बड़ों को सूचित कर सकती हैं, मिस ऑलसेन? बॉस ने लड़की को डांटा नहीं, जिसका मतलब था कि उसने उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं की। मीरा ने तुरंत सिर हिलाकर विनम्रतापूर्वक सहायक को बाहर जाने दिया।
शादी की तारीख तय करने और दोपहर का भोजन समाप्त करने के बाद मित्तल परिवार के बाकी सदस्य चले गए। मेहमानों को विदा करने के बाद टेलर चिंतित था। मिस्टर मित्तल क्यों चले गए? क्या हमने उन्हें परेशान करने के लिए कुछ किया था? ये सोचकर कि कैसे जैक पूरे दिन विचलित दिख रहा था, जैसे कि वह किसी को ढूंढ रहा था, और फिर पलक के परेशानी पैदा करने वाले चेहरे को देखकर मीरा ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसकी आंखें चमक उठीं। पिताजी, मैंने पलक को मिस्टर मित्तल को परेशान करते देखा। मिस्टर मित्तल जाते समय बहुत गुस्से में लग रहे थे और उन्होंने एक संदेश छोड़ा था। कौन सा संदेश? मिस्टर मित्तल ने कहा, वह चाहते हैं कि आप अपनी बेटी को अच्छी तरह से पढ़ाएं। इसला ने अपने होंठ काटे। पलक के इस तरह से व्यवहार करने से क्या मित्तल परिवार यह सोचेगा कि हम उसे ठीक से अनुशासित नहीं कर रहे हैं? टेलर का चेहरा पीला पड़ गया। पलक अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सवार थी और जैसे ही वह विला क्षेत्र से बाहर निकली, उसकी नज़र आरव पर से हट गई। जब वह अपने किए पर पछता रही थी, तभी उसका फ़ोन बज उठा। जवाब देते समय उसने लाइन पर अपने अधीनस्थ सैमुअल की आवाज़ सुनी। बॉस, बहुत से लोग हाल ही में डॉक्टर साउथ के बारे में खोज कर रहे हैं। पलक ने भौहें उठाईं। उन्होंने कुछ भी उजागर नहीं किया है ना? बिल्कुल नहीं। आखिरकार कोई भी कभी यह अनुमान नहीं लगा सकता कि डॉक्टर साउथ, जिन्होंने हाइड्रोजन ईंधन के मुद्दे पर विजय प्राप्त की, वास्तव में एक हानिरहित दिखने वाली युवा महिला है जिन्होंने अभी अभी कॉलेज से स्नातक किया है। और कुछ? पलक ने उसकी बकवास बीच में रोकी। ओह हाँ, मुझे आरव मित्तल के बारे में जानकारी मिल गई है। मुझे बताओ। आरव मित्तल मित्तल परिवार के पुराने मालिक का दूसरा बेटा है। अफवाह है कि उसका व्यक्तित्व हिंसक और क्रूर है, इसलिए उसे बचपन में ही विदेश भेज दिया गया था। सभी को लगा कि परिवार की संपत्ति उसके बड़े भाई यानी जैक मित्तल के पिता को सौंप दी जाएगी। हालांकि आरव मित्तल पिछले हफ्ते अप्रत्याशित रूप से देश लौट आया। उसने अपने बूढ़े पिता को रिटायर होने और मित्तल समूह का नियंत्रण अपने हाथ में लेने के लिए कुछ क्रूर तरीकों का इस्तेमाल किया। सैमुअल ने उत्सुकता से पूछा, क्या आज आपको नकली शादी के लिए कोई सुविधाजनक व्यक्ति नहीं मिला? दूल्हा अचानक इतना निर्दयी शैतान कैसे बन गया? बॉस, अगर आपकी वैवाहिक स्थिति स्थिर नहीं है तो इसका असर कंपनी के आईपीओ पर पड़ेगा। पलक ने भौहें सिकोड़ीं। उसकी संपर्क जानकारी और शेड्यूल देखो। मैं उससे फिर बात करूंगी। सुनीता की तत्काल शादी की बेतुकी मांग पर उनकी सहमति का कारण यह था कि कंपनी के कानूनी प्रतिनिधि के रूप में विवाहित होना आईपीओ के लिए अधिक अनुकूल होगा। लेकिन उसकी शादी एक अजनबी से हुई थी और वह नहीं जानती थी कि वह किस साजिश में शामिल हो सकती है। आरव मित्तल कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, इसलिए अनावश्यक विवादों से बचने के लिए सबसे अच्छा समाधान यही होगा कि जल्द से जल्द तलाक ले लिया जाए। फ़ोन रखने के बाद पलक ने अपनी कनपटियां रगड़ीं। हालात थोड़े मुश्किल थे। आरव मित्तल की हैसियत को देखते हुए जब वे यात्रा करते थे तो उनके साथ अंगरक्षक होते थे और उनसे मिलना आसान नहीं होता था। उसे पहले ही आवेग में आकर उसे हनी नहीं कहना चाहिए था, जिससे वह परेशान हो गया था। उसने आह भरी, अपना छोटा स्कूटर स्टार्ट किया और धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ी। व्यस्त शहर के केंद्र को छोड़कर वह शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक गांव में पहुंची। जब वह जूनियर हाई स्कूल में सिंह परिवार के घर से बाहर निकली तो उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे और वह यहाँ एक पुराने घर को किराए पर लेकर ही रह सकती थी। तब से वह इसकी आदी हो गई थी और कभी नहीं बदली। जैसे ही वह एक मोड़ लेकर अपने घर के पास पहुंची, अचानक सड़क के किनारे से 80 to 90 वर्ष की एक वृद्ध महिला निकलकर आई। पलक ने जोर से ब्रेक लगाया, जिससे टक्कर होते होते बच गई। जब उसने वृद्ध महिला को देखा तो पहले तो उसे लगा कि महिला जानबूझकर दुर्घटना को भड़काने की कोशिश कर रही है, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। हालांकि वह बूढ़ी महिला दुबली पतली और छोटी थी, लेकिन वह अच्छे कपड़े पहने हुए थी और किसी साधारण परिवार से नहीं लग रही थी। उसके गले में एक टैग था जिस पर एक संपर्क नंबर लिखा था और एक नोट था जिसमें लिखा था, अगर आपको ये महिला मिले तो कृपया ये नंबर डायल करें, इनाम दिया जाएगा। यह अल्जाइमर रोग ही था। किसी के परिवार का कोई सदस्य लापता था। पलक ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और टैग पर लिखा नंबर डायल करना शुरू कर दिया। बूढ़ी औरत पहले तो खाली आंखों से घूर रही थी, लेकिन अचानक वह सक्रिय हो गई। उसने पलक की कलाई पकड़ ली, उसकी धुंधली आंखें चमक उठीं। पोती, तुम मेरी पोती हो। पलक के मुंह का कोना फड़क उठा। वह 22 वर्षों से अकेली थी, लेकिन अचानक उसे दूसरा पति मिल गया। क्या सिविल अफेयर्स ब्यूरो इन दिनों पतियों का थोक व्यापार कर रहा था? उसे ये बात मज़ेदार लगी और उसने सहजता से पूछा, दादी, आपका पोता कौन है? बूढ़ी औरत ने अपना दिमाग खपाया। उसके पोते का नाम क्या था फिर से? ओह हाँ, आरव मित्तल। बूढ़ी औरत ने पूछा, उसका नाम आरव है, उसका उपनाम क्या है? जो नाम उसे अभी अभी याद आया था वह फिर से उसके दिमाग से निकल गया। बूढ़ी औरत कुछ चिंतित थी।
उसका मुंह बार बार खुल रहा था और बंद हो रहा था, फिर भी वह शब्द नहीं बना पा रही थी। आराम से रहो मैडम, अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं। पलक ने फ़ोन करने से पहले उसे सांत्वना दी। इस बीच कुछ ब्लॉक दूर एक सड़क पर आरव बेंटले में बैठा था। उसका चेहरा उदास था और उसका अधीनस्थ टॉम डेविस सांस लेने से भी डर रहा था। मुझे खेद है, सर, मैं आपको निराश कर गया। मैंने बूढ़ी श्रीमती मित्तल को खो दिया। आरव ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और उसकी डरावनी आभा से टॉम डर से कांप उठा। बूढ़ी श्रीमती मित्तल अक्सर अपने विचारों में खोई रहती थीं। कौन उम्मीद कर सकता था कि वह अचानक से सचेत हो जाएंगी और जब बाकी सब लोग ध्यान भटका रहे होंगे तब चुपके से बाहर निकल जाएंगी। सुरक्षा कैमरों की जांच करने पर उन्हें पता चला कि वह अकेले ही उपनगरों की बस में सवार हो गई थी। ये क्षेत्र काफी जर्जर था और कई सड़कों पर कैमरे नहीं लगे थे, जिससे गहन तलाशी ही एकमात्र विकल्प था। तभी फोन बज उठा। आरव ने तुरंत जवाब दिया। दूसरी तरफ से एक शांत महिला की आवाज आई। नमस्ते, मेरे पास वह बूढ़ी महिला है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। कार में हवा एक क्षण में जम गई और तापमान कुछ डिग्री कम महसूस हुआ। सभी लोग तुरंत हरकत में आ गए। कुछ लोग पुलिस को बुलाने की तैयारी कर रहे थे और टॉम आने वाली कॉल के स्रोत का पता लगा रहा था। आरव की आंखें तेज थीं और आवाज स्थिर थी। कितना पैसा चाहिए तुम्हें? मजाक कर रही थी। महिला की आवाज थोड़ी शर्मीली लग रही थी। मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि बुजुर्गों का बेहतर ख्याल रखना। फिर उसने अपना पता बताया और फोन रख दिया। टॉम ने राहत की सांस ली और अपनी छाती थपथपाई। यह महिला कितनी निर्लज परोपकारी थी। आरव ने थोड़ा आंखें सिकोड़ लीं। अचानक उसे फोन पर आवाज सुनाई दी, कुछ अजीब सी परिचित सी। 5 मिनट बाद वे उस स्थान पर पहुंचे, लेकिन जिस युवती ने फोन किया था वह कहीं नहीं मिली। वहां केवल एक पुलिस अधिकारी और बूढ़ी श्रीमती मित्तल ही थीं। आरव ने पूछा, दादी, आप यहाँ कैसे आईं? बूढ़ी श्रीमती मित्तल ने रहस्यमय ढंग से उत्तर दिया, मैं अपनी पोती से मिलने आई थी। वह पास में ही रहती है। आरव ने रुककर आह भरी, दादी, कोई पोती नहीं है। असंभव, मैं उससे मिली। बूढ़ी श्रीमती मित्तल ने शिकायत की, उस निर्दयी लड़की ने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया और चली गई। ठीक है, मुझे अपना फ़ोन दे दो। आरव ने उसे अपना फ़ोन थमा दिया। बुजुर्ग महिला ने तुरंत ही उसके हाल ही में किए गए कॉल के नंबर अपनी छोटी नोटबुक में लिख लिए। अंततः उसे अपनी पोती का संपर्क विवरण मिल गया। पलक को चिंता थी कि जब बुजुर्ग महिला के परिवार के सदस्य आएंगे तो वे उसके प्रति अत्यधिक आभारी होंगे। वह इस तरह की स्थिति से निपटने में अच्छी नहीं थी। इसलिए जब उसने पुलिस को गश्त करते देखा तो उसने वृद्ध महिला को पुलिस के हवाले कर दिया और सीधे घर चली गई। अगली सुबह उसे अपने विश्वविद्यालय सलाहकार का फ़ोन आया। पलक, अभी विश्वविद्यालय आ जाओ। पलक को नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन वह अपनी ई बाइक पर सवार होकर प्रोफेसर मिलर से मिलने उनके कार्यालय में पहुंची। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुई, उसने देखा कि मीरा और सुनीता पहले से ही वहां मौजूद थे। पलक ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। वह और मीरा दोनों ने ओशनियन विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की, जो शहर का सबसे अच्छा विश्वविद्यालय था। मीरा को बहुत अच्छे ग्रेड के साथ प्रवेश मिला। दूसरी ओर पलक ने अभी अभी एक कंपनी शुरू की थी और वह उसे दूर से नहीं चला सकती थी। इसके अलावा वह मीरा से आगे नहीं निकलना चाहती थी, इसलिए उसने जानबूझकर अपने ग्रेड कम रखे और अध्ययन का सबसे कम लोकप्रिय क्षेत्र चुना, ऊर्जा और शक्ति। अप्रत्याशित रूप से 2 साल पहले नई ऊर्जा की अवधारणा अचानक एक गर्म विषय बन गई। मीरा ने तुरंत अपना अध्ययन क्षेत्र बदल दिया और एक बार फिर वे सहपाठी बन गए। मीरा का यहाँ होना सामान्य बात थी, लेकिन सुनीता भी यहाँ क्यों थी? अभी वह सोच ही रही थी कि प्रोफेसर मिलर की गंभीर आवाज़ ने उसके विचारों को बाधित किया। पलक, स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए आपकी अनुशंसा रद्द कर दी गई है। पलक आश्चर्यचकित थी। क्यों? आपकी माँ कहती है कि आपका आचरण और पृष्ठभूमि अनुचित है और उन्नत स्तर के छात्रों के लिए आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। प्रोफेसर मिलर ने भौहें सिकोड़ी। क्या आपकी माँ और आपके बीच कोई गलतफहमी है? आपको जल्द से जल्द उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। आपका भविष्य उज्ज्वल है और आपको छोटी छोटी बातों पर इसे खतरे में नहीं डालना चाहिए। ये सुनकर मीरा ने आह भरी। प्रोफेसर मिलर, मुझे यकीन है कि पलक की माँ उसके भले के लिए सोचती होगी। उसने पलक की ओर देखा। तुमने मिस्टर मित्तल को नाराज कर दिया और उसने ये साफ कर दिया कि वह चाहता है कि तुम ओशनियन से गायब हो जाओ। पलक को ये समझने में थोड़ा समय लगा कि मिस्टर मित्तल से मीरा का तात्पर्य आरव मित्तल से था, लेकिन उसने उससे बस थोड़ी देर बात की, और वैसे भी जब वह एक दिन पहले गया था तो वह नाराज नहीं लग रहा था। क्या वह इतना तुच्छ था? दूसरी ओर मीरा को निष्क्रियता से झूठ बोलने के लिए जाना जाता था। पलक इस पर विचार कर रही थी, तभी मीरा उसके पास आई और बोली, पलक, ये एक हवाई जहाज़ का टिकट है जो हमारे पिता ने तुम्हारे लिए खरीदा है।
उन्होंने कहा कि मुसीबत से बचने के लिए तुम्हें विदेश चले जाना चाहिए। अगर नहीं तो सिंह परिवार भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। पलक की आंखों में घृणा झलक उठी। कितना अच्छा है, मुसीबत से बचें। सिंह परिवार को बस यही डर था कि वह उन्हें मुसीबत में डाल देगी। उसने टिकट पर लिखे गंतव्य स्थान पर नजर डाली। वह अर्जेंटीना था, क्रेरा से सबसे दूर स्थित देश। वे कितनी उम्मीद कर रहे थे कि वह कभी वापस नहीं आएगी। उसने टिकट वापस धकेल दिया और ठंडे स्वर में कहा, परेशान मत होइए। उसका इनकार देखकर मीरा ने एक बैंक कार्ड निकाला और काफ़ी ईमानदारी से कहा, क्या आप विदेश में रहने को लेकर चिंतित हैं? ये $6000 है। यह आपके रहने के खर्च के लिए है, जो मैं अपनी जेब से निकाल रहा हूँ। मेरे पास अभी बचत में सिर्फ इतना ही है। इसे ले लो। अगर यह पर्याप्त नहीं है तो मैं अपना भत्ता मिलने के बाद आपको और भी दे दूंगा। प्रतिष्ठित सिंह परिवार की बेटी मिस पलक सिंह के पास केवल $6000 हैं। पलक को यह मनोरंजक लगा, लेकिन सुनीता ने मीरा के हाथ से बैंक कार्ड छीन लिया। मीरा, तुम क्या कर रही हो? सिंह परिवार पहले से ही इतना दयालु है कि उसने उसके लिए हवाई टिकट खरीद दिया है। उसने पलक की ओर देखा और आदेश दिया, तुम्हें अपना सामान पैक करके तुरंत देश छोड़ देना चाहिए। मैंने पहले ही तुम्हारे विश्वविद्यालय से बाहर निकलने का प्रबंध कर लिया है। पलक ने उसकी ओर देखा, तुम्हें मेरे लिए निर्णय लेने का अधिकार किसने दिया? क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ। इसके अलावा तुम्हारे शैक्षणिक प्रदर्शन को देखते हुए आगे की पढ़ाई सिर्फ समय की बर्बादी है। तुम्हें स्नातक होने में भी संघर्ष करना पड़ सकता है। विदेश में काम करना और जल्दी से जल्दी पैसा कमाना बेहतर है। प्रोफेसर मिलर ने तुरंत जवाब दिया, मैडम, आप गलत हैं। पलक के पास कॉलेज में पढ़ाई के दौरान एक ठोस शैक्षणिक आधार है। सुनीता ने उसके शब्दों को बीच में ही काट दिया। प्रोफेसर, आपको उसका बचाव करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उसे किसी और से बेहतर जानती हूँ। क्या वह सिर्फ इसलिए आगे स्नातकोत्तर अध्ययन नहीं कर रही है क्योंकि मीरा है? वह सच क्यों नहीं समझती कि वह कौन है? उसने खुद की तुलना मीरा से करने की हिम्मत कैसे की? उसके कठोर शब्दों ने प्रोफेसर मिलर को अवाक कर दिया और फिर उन्होंने अपनी हैरानी भरी निगाहें मीरा की ओर घुमाईं। तुम स्नातकोत्तर करना चाहती हो? मुझे याद है कि तुम्हारे पास कोई छात्र अनुशंसा नहीं थी और तुमने स्नातकोत्तर परीक्षा में भाग नहीं लिया था। मीरा ने हल्के से मुस्कुराते हुए विनम्रता से कहा, हाँ, मैं विशेष प्रवेश मार्ग ले रही हूँ। यदि कोई पर्यवेक्षक किसी छात्र की सचमुच सराहना करता था तो उसे व्यक्तिगत रूप से उसकी अनुशंसा करने की अनुमति थी। शर्त ये थी कि वे एक प्रसिद्ध प्रोफेसर हों। प्रोफेसर मिलर समझ गए और तुरंत पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि कौन प्रोफेसर आपकी सिफारिश कर रहा है? मीरा ने विनम्र भाव से कहा, ये डॉक्टर साउथ हैं। हाइड्रोजन ऊर्जा तेल स्वच्छ ईंधन पर उनका शोध सफल रहा। उन्होंने पेटेंट के लिए आवेदन किया है और उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है। ये सुनकर पलक ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। तुमने कौन कहा? डॉक्टर साउथ। पलक ने सोचा, मुझे क्यों नहीं पता था कि मुझे मीरा को भर्ती करना था। प्रोफेसर मिलर ने भी आश्चर्य व्यक्त किया, क्या आप डॉक्टर साउथ को जानते हैं? मीरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह एक संयोग है। मेरी माँ ने डॉक्टर साउथ को स्कूल में पढ़ाई पूरी करने में मदद की थी, इसलिए डॉक्टर साउथ के सफल होने के बाद उन्होंने मेरे परिवार को ढूंढा और कहा कि मेरी माँ ही उनकी जीवन रक्षक हैं। पिछले कुछ सालों से वे हमारी कंपनी को तकनीकी सहायता प्रदान कर रहे हैं। वे मेरे किसी भी अनुरोध को अस्वीकार नहीं करेंगे। पलक ने अपनी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठाईं। जब वह ओल्सेन परिवार में छोटी थी तो वह बड़े होने के लिए श्रीमती ओल्सेन की देखभाल पर निर्भर थी। इसलिए अपना करियर बनाने के बाद उसने डॉक्टर साउथ नाम से श्रीमती ओल्सेन से संपर्क किया और वह कहानी गढ़ी ताकि उसके पास श्रीमती ओल्सेन की दयालुता का बदला चुकाने का एक कारण हो। पिछले कुछ वर्षों से वह श्रीमती सिंह की कंपनियों को तकनीकी समस्याओं में निःशुल्क मदद कर रही थीं। लेकिन वह मीरा के अनुरोधों के प्रति इतनी आज्ञाकारी कब हो गई? ये तो बहुत ही अतिशयोक्ति थी। हालांकि प्रोफेसर मिलर ने मीरा पर विश्वास किया। डॉक्टर साउथ अब कहाँ पढ़ा रहे हैं? मीरा ने जवाब दिया, मैंने डीन से वादा किया था कि मैं डॉक्टर साउथ को हमारे विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए आमंत्रित करूंगी। ये बहुत बढ़िया है। प्रोफेसर मिलर बहुत खुश हुए और पलक की ओर देखा। पलक, आपकी शोध दिशा डॉक्टर साउथ की दिशा के समान ही है। जब समय आएगा तो मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा। अगर डॉक्टर साउथ आपके लिए बोलने को तैयार हैं तो आपके स्नातकोत्तर की सिफारिश की अभी भी उम्मीद हो सकती है। मीरा ने चिंतित होने का नाटक किया। प्रोफेसर मिलर, क्या आप निश्चित हैं? मित्तल परिवार ओशनियन का सबसे अमीर परिवार है और वे हर साल हमारे विश्वविद्यालय को बहुत सारा शोधकोश आवंटित करते हैं। प्रोफेसर मिलर ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। डॉक्टर साउथ की अब बहुत मांग है।
मैंने सुना है कि हेडन यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड जैसी विदेशी यूनिवर्सिटी ने उन्हें निमंत्रण भेजा है और कई व्यवसाय उनमें निवेश करना चाहते हैं। अगर डॉक्टर साउथ आगे बढ़ने को तैयार हैं, तो यूनिवर्सिटी निश्चित रूप से डॉक्टर साउथ को चुनेगी। इसला ने आह भरते हुए कहा। लेकिन डॉक्टर साउथ मेरी माँ की खातिर ऐसा कर रहे हैं। अगर यह मेरे लिए होता तो वे निश्चित रूप से हमारी मदद करते, लेकिन पलक मेरे पिता की नाजायज़ बेटी है और मेरी माँ के विरोध में खड़ी है। पलक, क्या मुझे तुम्हारे लिए डॉक्टर साउथ से पूछना चाहिए? पलक ने कहा, परेशान मत हो। उसे मीरा एक जोकर की तरह लगी। पलक ने थोड़ा मुस्कुराते हुए प्रोफेसर मिलर से कहा, प्रोफेसर मिलर, परेशान मत होइए। जैसा कि आप जानते हैं, मैं कभी भी स्नातकोत्तर अध्ययन नहीं करना चाहती थी। प्रोफेसर मिलर आश्चर्यचकित हुए और उन्हें पलक के लिए दुख हुआ। उन्होंने ही पलक की प्रतिभा को पहचाना था और इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि उसे स्नातकोत्तर की सिफारिश मिल जाए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चीजें इस बिंदु तक पहुंच जाएंगी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। तो मैं तुम्हें नौकरी का रेफरेंस लिख दूंगा, सुनीता ने व्यंग्य किया। अपनी मेहनत बर्बाद मत करो। उसने मिस्टर मित्तल को नाराज किया और वह अभी भी ओशनियन में नौकरी ढूंढना चाहती है। वह सपना देख रही होगी। प्रोफेसर मिलर क्रोधित थे। मुझे विश्वास नहीं होता कि ओशनियन में कोई भी व्यक्ति जो चाहे कर सकता है। अगर तुम्हें वाकई नौकरी नहीं मिल रही है तो आओ और मेरे शिक्षण सहायक बनो। मैं तुम्हें काम पर रख लूंगा। पलक के सीने में एक गर्माहट सी उमड़ पड़ी। उसने समझाया, प्रोफेसर, मेरे और मिस्टर मित्तल के बीच बस एक गलतफहमी है। जब हम इसे सुलझा लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोफेसर मिलर ने आह भरी। अगर तुम गलतफहमी दूर कर सकते हो तो वापस आओ और फिर से मेरे छात्र बनो। पलक ने अपने शिक्षक की आंखों में उत्कट उम्मीद को देखा और धीरे से बोली, ज़रूर, मैं वापस आऊंगी। ओशनियन विश्वविद्यालय में ट्यूटर बनना अच्छा रहेगा। हालांकि मीरा ने अपनी मुठियां भींच लीं। वह समझ नहीं पाई। वह एक बेहतरीन छात्रा थी, लेकिन प्रोफेसर मिलर ने केवल पलक को ही महत्व क्यों दिया, जो एक औसत छात्रा थी? क्या ये बूढ़ा आदमी भी पलक के सुंदर चेहरे से मंत्रमुग्ध था? मीरा गुस्से में थी, लेकिन उसने सुनीता की तरफ देखा, फिर अचानक बोली, पलक, क्या तुम फिर से मिस्टर मित्तल को परेशान करने जा रही हो? वह पहले से ही शादीशुदा है। तुम्हारे लिए ऐसा करना सही नहीं है। सुनीता सचमुच क्रोध से भरी हुई थी। तमाचा। कार्यालय में थप्पड़ की आवाज गूंज उठी। पलक का गाल जलने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सुनीता अचानक प्रोफेसर मिलर के सामने उसे थप्पड़ मार देगी। सुनीता ने बिल्कुल भी अपराध बोध नहीं दिखाया। उसने पलक की नाक की ओर इशारा किया और कोसा, तुम कृतघ्न दुष्ट, कुछ सालों के बाद मैं देखती हूं कि तुम घर के नियम भूल गए हो। अभी अपनी बहन से माफी मांगो। वादा करो कि तुम MITTALS को फिर कभी नहीं देखोगे। पलक की आंखों की गर्माहट धीरे धीरे खत्म हो गई और केवल ठंडक रह गई। ऐसा लग रहा था कि जब सुनीता ने पिछले दिनों आखिरी बार के बारे में बात की थी तो उसने उसे गंभीरता से नहीं लिया था। वह अब भी पलक को एक अज्ञानी लड़की मानती थी जो हर बात मानती थी और मीरा का सम्मान करती थी। पलक ने सोचा, अगर उससे तर्क नहीं किया जा सकता तो मुझे निर्दयी होने का दोष मत दो। मीरा एक तरफ खड़ी होकर देख रही थी और उसके हृदय की गहराइयों से संतुष्टि की भावना उभरी। जब वे छोटे थे तो पलक उसके सामने सिकुड़ जाती थी। जब उसे डांटा जाता था तो वह कभी भी पलटवार नहीं करती थी और जब उसे पीटा जाता था तो वह कभी भी पलटवार नहीं करती थी। पलक के बाहर चले जाने के बाद वे फिर से कॉलेज में मिले। पलक अब भी गरीब दिखती थी, लेकिन वह अब आज्ञाकारी नहीं थी। मीरा ने सोचा, ऐसा लगता है कि उसे सालों से पीटा नहीं गया है और वह अपनी जगह भूल गई है। चलो सुनीता आज उसे सबक सिखाएगी। मीरा अभी भी इस बारे में सोच रही थी जब उसने देखा कि पलक धीरे धीरे उसके पास आ रही है, संभवतः माफी मांगने के लिए। मीरा मुस्कुराए, लेकिन अगले ही पल कुछ अप्रत्याशित हुआ। पलक ने अचानक अपना सिर उठाया और मीरा के दोनों गालों पर बारी बारी से थप्पड़ मारे। तमाचा, तमाचा। इस अचानक हमले से मीरा स्तब्ध और भ्रमित हो गई। सुनीता चिल्लाई और दौड़कर आई। पलक सिंह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पलक अचानक पलट गई। उसकी आंखें डरावनी लग रही थीं। वह एक राक्षस की तरह दिख रही थी जो नरक से रेंग कर आई हो और खून की प्यास से लथपथ हो। सुनीता उसके व्यवहार से डर गई और सदमे में जम गई। क्या तुम क्या करने जा रहे हो? तुम कृतघ्न दुष्ट, मैं तुम्हारी माँ हूँ। क्या तुम सचमुच मुझ पर हाथ उठाने जा रहे हो? तुम बेऔलाद जानवर हो। तुम एक निर्दयी माँ हो, इसलिए मुझे अन्यायी होने का दोष मत दो। पलक की आवाज़ ठंडी थी और वह हर शब्द पर जोर दे रही थी। मेरे जीवन पर निर्णय देना बंद करो, अन्यथा तुम मेरे साथ जो भी करोगे मैं मीरा को उससे दुगना कष्ट दूंगी। वह उनसे दूर हो गई और प्रोफेसर मिलर को प्रणाम किया। इन 4 सालों में मेरी देखभाल करने के लिए धन्यवाद।
मैं वापस आऊंगी। ये कहकर वह बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे मुड़ी और चली गई। पलक के कमरे से बाहर जाने के बाद ही सुनीता को होश आया। वह जल्दी से इसला के पास गई। इसला, क्या तुम ठीक हो? उस कुतिया की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें मारने की? ये तो बहुत ही शर्मनाक है। मीरा ने अपने सूजे हुए गालों को छुआ, उसका शरीर गुस्से से कांप रहा था, लेकिन उसने शांति से पूछा, उसे ऐसा करने का साहस कहाँ से मिला? सुनीता दंग रह गई। क्या मिस्टर मित्तल वाकई उससे प्यार करते हैं? यह नामुमकिन है। वह शादीशुदा है। मिस्टर मित्तल को खराब माल कैसे पसंद आ सकता है? मीरा को भी ऐसा ही महसूस हुआ, लेकिन पलक के मनमोहक सुंदर चेहरे के बारे में सोचते हुए मीरा को अचानक अनिश्चितता महसूस हुई। प्रोफेसर मिलर जो कुछ भी हुआ उससे स्तब्ध थे। उसने सुनीता को अविश्वास से देखा। जब उसने उसकी गंदी भाषा सुनी तो वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। क्या वह वास्तव में पलक की माँ है, मीरा की नहीं? उन्हें नहीं पता था कि यह सिर्फ उनकी कल्पना थी, लेकिन प्रोफेसर मिलर को अचानक लगा कि उनके सामने खड़ी दोनों महिलाएं कुछ हद तक एक जैसी दिखती हैं। एस्टरिस्क। जैसे ही पलक स्कूल के गेट से बाहर निकली, सैमुएल ने फ़ोन किया। बॉस, मुझे सब समझ आ गया। मुझे पता है कि आरव ने शादीशुदा होने का दावा क्यों किया, लेकिन वह नहीं जानता कि आप। स्कूल के प्रवेश द्वार पर लोगों की भीड़ थी, उनके चेहरे जीवन और उत्साह से भरे हुए थे। पलक अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ चल रही थी, भीड़ के बीच उसकी अकेली उपस्थिति अलग से दिख रही थी। उसने अपने मुंह के सूजे हुए कोने को जीभ से चाटा, उसकी आवाज़ कर्कश थी। बोलो। मित्तल परिवार प्रतिष्ठित प्रतीत होता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उनके भीतर का संघर्ष तीव्र रहा है। बूढ़ा आदमी सबसे बड़े बेटे के परिवार का पक्ष लेता है और परिवार के व्यवसाय को पहली शाखा को सौंपने का इरादा रखता है। सबसे छोटे बेटे के रूप में आरव मित्तल को लगातार दबाया गया है। कुछ साल पहले बूढ़े आदमी ने आरव के लिए कई अविश्वसनीय व्यक्तियों की शादी तय की थी। विवाद इतना बढ़ गया था कि आरव ने घोषणा की कि उसने एक साधारण परिवार की महिला से शादी कर ली है, जिससे आगे की शादी की व्यवस्था बंद हो गई। खैर, उनकी पत्नी काफ़ी दिलचस्प हैं। वह कभी सार्वजनिक रूप से नहीं दिखी या मित्तल परिवार के किसी भोज में शामिल नहीं हुई। तो संक्षेप में कहें तो सच्चाई ये है। सैमुअल का इरादा सस्पेंस पैदा करना था, लेकिन पलक को पहले ही एहसास हो गया था। समझ गया। क्या तुम्हें उसका शेड्यूल और संपर्क जानकारी मिल गई है? सैमुअल हैरान रह गया और अजीब तरीके से बोला, मैं आपको अगले कुछ दिनों के लिए उसका शेड्यूल भेजूंगा, लेकिन मैं उसका निजी नंबर नहीं ढूंढ पाया। पलक ने शांति से उत्तर दिया, चिंता मत करो, मैं उसे व्यक्तिगत रूप से ढूंढ लूंगी। आरव मित्तल जैसी हैसियत वाले किसी व्यक्ति का निजी नंबर न ढूंढ पाना सामान्य बात थी। सैमुअल तुरंत उत्सुक हो गया। वह आमतौर पर अंगरक्षकों से घिरा रहता है और उसके करीब पहुंचना आसान नहीं है। क्या आप बल प्रयोग करने की योजना बना रहे हैं या चलो अभी चुप ही रहते हैं? पलक के होठों पर शरारती मुस्कान आ गई। इसके अलावा मैं एक औरत हूँ, मैं खुद को जबरदस्ती नहीं कर सकती। सैमुएल को समझ में नहीं। मित्तल समूह का मुख्यालय ओशनियन शहर के केंद्र में स्थित था, जो एक विशाल प्रतिष्ठित गगनचुंबी इमारत थी जो मित्तल परिवार की असाधारण संपत्ति को प्रदर्शित करती थी। पलक ने अपनी कुरियर यूनिफॉर्म ठीक की और डिलीवरी बॉक्स लेकर अंदर चली गई और रिसेप्शनिस्ट से कहा, यह मिस्टर मित्तल के लिए एक पैकेज है, उन्हें इस पर खुद हस्ताक्षर करने होंगे। रिसेप्शनिस्ट ने सचिव को ऊपर जाने की मंजूरी देने से पहले उसके कार्यालय को फ़ोन किया। पलक एक विशेष लिफ्ट में चढ़ी और सबसे ऊपरी मंजिल 88 मंजिल पर पहुंची। लिफ्ट से बाहर निकलते ही एक विशाल खुला स्थान नजर आया। सचिव विभाग में 100 से अधिक लोग काम करते थे और सभी एक ही व्यक्ति की सेवा करते थे, आरव मित्तल। अपने स्वागत के लिए आए सचिव के साथ पलक आसानी से राष्ट्रपति के कार्यालय पहुंच गईं। खटखटाने पर अंदर से एक मधुर आवाज आई, अंदर आइए। पलक ने राहत की सांस ली। जैसे ही उसने सोचा कि वह आरव मित्तल से सफलतापूर्वक मिल लेगी, एक लंबा और पतला व्यक्ति अचानक उसका रास्ता रोक लेता है। सहायक टॉम डेविस ने उसकी जांच की। मिस सिंह, आप यहाँ क्यों हैं? कल उस महिला ने सिंह परिवार के यहाँ उसके बॉस को परेशान किया, लेकिन बॉस ने उसे बर्दाश्त किया और अब वह इतनी बेशर्म हो गई कि उसे परेशान करने के लिए कुरियर का भेष धारण कर लिया। टॉम का चेहरा खराब हो गया और उसने 2 अंगरक्षकों को बुलाया। क्या हो रहा है? क्या कोई अपनी पहचान की जांच किए बिना ऊपरी मंजिल पर आ सकता है? उसे तुरंत बाहर निकालो। पलक का चेहरा शांत रहा। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मित्तल ग्रुप कुरियर को नीची नज़र से देख रहा है? टॉम ने व्यंग्य किया, अभी भी पीड़ित बनने की कोशिश कर रहे हो? हम हर काम का सम्मान करते हैं, लेकिन क्या तुम सच में कुरियर हो? हाँ, मैं हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस बकवास पर यकीन कर लूँगा? अगर तुम कुरियर हो, तो क्या तुम्हारे पास वर्क परमिट है? जैसे ही टॉम ने बोलना समाप्त किया, उसके हाथ में वर्क परमिट थमा दिया गया।
पलक लगभग हंसते हुए बोली, बेशक मैं करती हूँ। टॉम चकित था। एक पल के लिए उसका चेहरा जम गया। फिर वह हंसा, ये सोचकर कि उसे सब समझ आ गया है। आपने शायद आज ही पंजीकरण कराया है ना? वर्क परमिट खोला गया और पंजीकरण की तारीख स्पष्ट रूप से अंकित की गई। टॉम हैरान रह गया। 8 साल पहले, क्या वह सचमुच कुरियर थी? क्या एक ही समय पर काम करना और पढ़ाई करना मना है? पलक ने आलस से कहा, दरवाजे के दूसरी तरफ खड़े व्यक्ति को संबोधित करते हुए। मिस्टर मित्तल, क्या आप अब मुझे अपना काम करने देने के लिए तैयार हैं? कमरे के अंदर से एक स्थिर आवाज आई, उसे अंदर आने दो। पलक ने टॉम को एक उत्तेजक नज़र से देखा। वह गुस्से से फटने ही वाला था कि वह उसे छोड़कर अंदर चली गई। आरव का कार्यालय सरल लेकिन शानदार शैली में सजाया गया था। काले, सफ़ेद और भूरे रंग की योजना ने कमरे को एक ठंडी हवा दी। वह अपनी बड़ी सी मेज के पीछे बैठा था। उसकी काली शर्ट की आस्तीन ऊपर की ओर मुड़ी हुई थी जिससे उसकी पतली और मांसल बांह दिख रही थी। उसके हाथ में एक कलम थी। अपने हाथ में रखे दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के बाद आरव ने अंततः ऊपर देखा। उसकी गहरी आंखों में कोई भावना नहीं दिख रही थी। पलक ने डिलीवरी फॉर्म की ओर इशारा करते हुए कहा, मिस्टर मित्तल, कृपया यहाँ हस्ताक्षर करें। उसकी उंगलियां गोरी और पतली थीं, जिनके सिरों पर हल्की परत थी, लेकिन उनमें जो मजबूती दिख रही थी वह खूबसूरत थी। वह बिल्कुल उसकी तरह ही थी। वह कमज़ोर दिखती थी, फिर भी हमेशा अपनी पीठ सीधी रखती थी। आरव की नज़रें कुछ देर तक उसके होठों के सूजे हुए कोने पर टिकी रहीं, फिर उसने हस्ताक्षर करने के लिए कलम उठा ली। तभी पलक अचानक बोल पड़ी। उसके शब्द चौंकाने वाले थे, मिस्टर मित्तल, आप शादीशुदा नहीं हैं, है ना? उसने लिखना बंद कर दिया और अचानक ऊपर देखा। उसकी ठंडी और पैनी नज़र उस पर टिकी हुई थी और एक अमूर्त दबाव ने उसे अभिभूत कर दिया। पलक जानती थी कि वह सही थी। सिविल अफेयर्स ब्यूरो को विवाह पंजीकरण के लिए व्यक्तियों से व्यक्तिगत जानकारी भरने की आवश्यकता थी। इसमें गलती करना असंभव था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आरव ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि वह विवाहित है, लेकिन वह उसे बिल्कुल नहीं जानता था। सैमुअल की जांच के बाद एकमात्र स्पष्टीकरण ये था कि आरव ने अपने परिवार द्वारा विवाह करने के लिए लगातार किए जा रहे उत्पीड़न से बचने के लिए एक अस्तित्वहीन पत्नी का निर्माण किया था। वह सिविल अफेयर्स ब्यूरो में नहीं गया था, इसलिए उसे उनके कथित विवाह के बारे में पता नहीं था। पलक ने गंभीरता से कहा, मिस्टर मित्तल, मुझे पता है कि मेरे शब्द बेतुके लग सकते हैं, लेकिन हम सचमुच शादीशुदा हैं। आरव धीरे धीरे सीधा होकर बैठ गया और उसके चेहरे पर खुशी के भाव थे। मिस ऑल्सेन, अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। अगर मैं शादीशुदा नहीं भी होता तो भी मैं सिर्फ जैक को नाराज करने के लिए तुमसे शादी नहीं करता। पलक क्षण भर रुकी। क्या वह जैक मित्तल के साथ उसके अतीत के बारे में जानता था और क्या उसे विश्वास था कि वह बदला लेने के लिए उसे निशाना बना रही थी? क्या यही वजह थी कि वह उस पर विश्वास नहीं कर रहा था? पलक ने समझाने की कोशिश की, मेरे आपके पास आने का जैक मित्तल से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपसे तलाक के लिए कहने आई हूँ। मुझे आपके गंदे रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं है। आरव ने उसे बीच में टोकते हुए जल्दी से डिलीवरी फॉर्म पर हस्ताक्षर किए और उसे वापस सौंप दिया। मुझे परेशान करना बंद करो, नहीं तो मैं इतना विनम्र नहीं रहूंगा। पलक का धैर्य जवाब देने लगा, क्या तुमने पहले ही ऐसा नहीं कर लिया है? तुमने घोषणा कर दी है कि तुम चाहते हो कि मैं ओशनियन से गायब हो जाऊं। अपनी भौहें उठाते हुए आरव ने कहा, मैंने कब? अचानक फोन की घंटी बजने से उनका संपर्क टूट गया। यह उनकी दादी के लिए विशेष रिंगटोन थी। उसने तुरंत फोन उठाया और दूसरी तरफ से आवाज देखभाल करने वाले की थी। मिस्टर मित्तल, बूढ़ी मिसेज मित्तल फिर से लापता हो गई हैं। आरव उछलकर खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर दौड़ा। पलक उसके पीछे जाना चाहती थी और चीजों को और स्पष्ट करना चाहती थी, लेकिन टॉम ने उसे रोक दिया। मिस ऑल्सेन, मेरा सुझाव है कि आप यहीं रुक जाएं। पलक ने आह भरी। मित्तल समूह से अनुरक्षित होकर वह धीमी गति से घर लौट आई। जैसे ही वह अपने घर में प्रवेश करने वाली थी, उसने पीछे मुड़कर देखा और उस बूढ़ी औरत को देखा जिससे वह एक बार पहले भी मिल चुकी थी। वह उसके पीछे पीछे चल रही थी। पलक अचंभित रह गई। जैसे ही वह बोलने वाली थी, बुढ़िया ने अचानक उसकी कलाई पकड़ ली। मेरी पोती, तुम मुझे फिर कभी